वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे एक नया टॉपिक एक्सेलरेशन के बारे में। तो पहले हम देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन को सेम हम एवरेज वेलोसिटी की तरह ही डिनोट करते हैं। मैथमेटिकल फार्मूला की बात की जाए तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन द टाइम इंटरवल। तो एक्सेलरेशन का बेसिक मतलब तो यही होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन हम शॉर्ट फॉर्म में ACCN लिख देते हैं एक्सेलरेशन के लिए, समझ जाइए, है ना। तो हम आते हैं तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V बाय डेल्टा T। डेल्टा V इज V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल। ऑल्सो द डायरेक्शन of average acceleration is equal to the direction of change in velocity, है ना। तो हम एक डायग्राम बना देते हैं ताकि समझ आ जाए, है ना। समझ लीजिए VI इस जगह में, VF ऐसे है। तो अगर हमें VF माइनस VI करना है, जो ये टर्म है ना, तो हमें ये टर्म करना है, तो हम इसको ही उल्टा कर देंगे, माइनस VI, और फिर ट्रायंगल लॉ नहीं, पैरेललोग्राम लॉ, है ना। This will be VF minus VI, so this will be the direction of average acceleration. तो और ये जो भी हम लेते हैं, ये this will be taken with sign. विथ प्रॉपर साइन ही लिया जाएगा, ओके। अभी हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वो वेलोसिटी की तरह ही है ना, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। एक्सेलरेशन का यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, because it is change in velocity with respect to time. So meter per second, so it is meter per second square, okay. है ना। तो इस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर वेलोसिटी दी गई है कि 2t स्क्वायर I कैप प्लस 3t j कैप है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा 4t I कैप प्लस 3j कैप। बस इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यही आएगा ना। अगर हम एक और ले 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर I कैप प्लस 4t j कैप, तो एक्सेलरेशन विल बी 6t I कैप प्लस 4j कैप, ओके। Now, if acceleration is negative, that means velocity is decreasing. अगर change in velocity negative है, तो इसका मतलब ये है कि starting velocity कम है और जो final velocity है वो ज़्यादा है, वो कम है ना। देखिए, अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, V फाइनल माइनस V इनिशियल बाय डेल्टा T।
व्हेन वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल तब होगा पॉजिटिव, बट इफ वी आई इज ग्रेटर देन वी एफ, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है फाइनल वेलोसिटी से, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि डिक्रीज ही हो रहा है ना। तो ये कहना है इसका। ऑल्सो इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव देन वेलोसिटी इज इंक्रीज। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज ही होगा ना। अगर पुश ज़्यादा मिल रहा है उससे, उसी डायरेक्शन में पुश ज़्यादा मिल रहा है तो उसी डायरेक्शन में वो इंक्रीज होगा। पहले हम ये पूरे मॉड्यूल में हम स्ट्रेट लाइन मोशन की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन की ही बात करेंगे, और इसमें वेलोसिटी विल इंक्रीज क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी डायरेक्शन में ही आपको एक पुश मिल रहा है तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी ना उसी डायरेक्शन, और यही उसका ऑपोजिट होगा। अब देख लीजिए, अगर वेलोसिटी इस जगह इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें क्या है, इसमें भी तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी एक ही लाइन में है ना। तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, मोशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो स्ट्रेट लाइन मोशन तो हो रहा है यहाँ पे। पर यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट विल डिक्रीज। ओके, हाँ ना एक और बात, ये बात हमने की ऑलरेडी, पर वैसे भी हम एक और बार बता देते हैं, है ना। ये है if the angle between acceleration and velocity is either 0 degree or 180 degree, then the particle will move along a straight line। अब इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास एक बॉल है, हमने इस बॉल को ऊपर उछाल लिया, अब ये तो ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये वेलोसिटी है, पर एक्सेलरेशन तो नीचे लग रहा है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी एक्सेलरेशन ही है, वो एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है बस, है ना। तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, 180 डिग्री हो गया इन दोनों के बीच में एंगल, तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा। तो बॉल ऐसे जाएगा फिर ऐसे वापस आ जाएगा। और अगर हम दूसरी बात करें कि इफ द एंगल बिटवीन acceleration and velocity is other than 0 degree or 180 degree, then particle will follow parabolic path। और देखो वेलोसिटी ऐसा लग रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है, ऐसा बोल देते हैं एक्सेलरेशन लग रहा है, तो बॉल तो ऐसे ही जाएगा, ये बॉल ऐसे, और कोई भी पॉइंट पे ये Vx होगा और ये Vy। हालांकि 90 डिग्री नहीं है, पर आप समझ लीजिए कि 90 डिग्री होगा Vx और Vy के बीच में। ओके, तो ये हम एक और कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं, वो एक कर्वीलिनियर मोशन।
कर्वीलिनियर मोशन ऐसा कुछ खास टॉपिक नहीं है, उसमें जो फॉर्मूले है ना वो आपको याद करना है। फॉर्मूले भी आसान फॉर्मूले हैं, ठीक है। आप ये समझ लीजिए ये आर पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स में, है ना। तो कंपोनेंट्स में हमने लिख लिया, तो ये हो गया हमारा पोजीशन ऑफ पार्टिकल, राइट। तो ये हमारा पोजीशन हो गया। अब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी dr by dt। अगर ये r लग नहीं रहा है ना, अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, हमें उसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो दिस विल बी dx by dt i कैप प्लस dy by dt j कैप प्लस dz by dt k कैप, है ना। तो इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं, vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, dv by dt, ये क्या होगा dvx by dt i कैप प्लस dvy by dt j कैप dvz by dt k कैप। हमारे पास पोजीशन वेक्टर था, उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर था, इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब हमारे पास आ गया वेलोसिटी, है ना। अब वेलोसिटी आ गया हमारे पास, तो जब वेलोसिटी है हमारे पास, तो अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हम उसे डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रेस्पेक्ट में, है ना। ओके, सो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन के। अगर हम आर को डिफरेंशिएट कर दे दो बार, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी आई क्या प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी जे क्या प्लस डी स्क्वायर जेड बाई डी टी के क्या, है ना। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर से। इसमें क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ओके, सो ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं। R is equal to t square I cap plus t j cap plus e to the power t k cap। अब हमें फाइंड आउट करना है v at t is equal to 0 and a at t is equal to 0। ओके, तो पहले हम v निकाल लेते हैं, है ना, आसान होगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम टी के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं हर जगह हमने डी टी ही निकाला है ना। तो डी टी की टी के रेस्पेक्ट में ही करना है। तो ये हो गया 2t आई कैप प्लस जे कैप, टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, एंड ई टू द पावर टी का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर टी ही होता है। तो हमें बोला है वी एट टी इज इक्वल टू 0, तो इसमें कुछ नहीं, बस टी की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस ई टू द पावर 0 तो 1 ही होता है, वो के कैप हो जाएगा, तो जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा आंसर हमारा। और एक्सेलरेशन हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। तो 2 आई कैप 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस ई टू द पावर टी के कैप एंड ए एट टी इज इक्वल टू 0, ए हो जाएगा हमारा 2 आई कैप प्लस के कैप, ई टू द पावर 0 1 होता है, तो उसको 1 की कैप हो जाएगा, है ना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इसीलिए इफ v इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, फाइंड एक्सेलरेशन।
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि v जो है वो कांस्टेंट है। अगर v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं। वेलोसिटी जब चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन होता है। ओके, तो एक और क्वेश्चन है कि v इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप प्लस टी टू द पावर 4 के कैप। We have to find a acceleration. Okay. अभी सिंपल है, डिफरेंशिएशन है 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप प्लस 4t क्यूब k कैप। जो ये वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, वेक्टर्स पे एक मतलब एक है पॉइंट जो हम बताना चाहते हैं। So 2i cap plus 3j cap b is equal to 4i cap plus 6j cap and c is equal to 4i cap plus 5j cap। अभी हम b को e के टर्म्स में लिख सकते हैं, है ना? तो हम 2 को अगर कॉमन ले लें यहाँ से तो 2i cap plus 3j cap आएगा। ये कांस्टेंट फैक्टर है, राइट? तो ये दोनों हम कह सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स। ओके, पर अगर हम ए और सी की बात करें, उनमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम 2 + 3i और 4 5 + 5 देखें तो उसमें कोई हमें कॉमन दिखाई नहीं दे रहा कि हाँ इसको कॉमन ले सकते नहीं, और तो इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन पैरेलल वेक्टर्स। ओके, तो एक और टॉपिक है जो है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? अब जो x है हमारा वो कुछ फंक्शन ऑफ x मान लेते हैं। x नहीं, हम कंफ्यूजन हो जाएगा, फंक्शन ऑफ टाइम मान लेते हैं, t। तो अभी हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? dv/dx। हम dv नहीं ले सकते, वेलोसिटी है ना, एक्सेलरेशन नहीं है, तो dx/dt होगा ये, है ना? और एक्सेलरेशन क्या होगा? dv/dt, है ना? तो अगर हम इसमें dv/dt में हम dx मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, वैल्यू तो सेम ही होगा ना। और अगर हम इसको देखें, ये क्या है? dx/dt, ये तो v है ना? हम वेक्टर की बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है? तो इसमें v × dv/dx हो गया एक्सेलरेशन। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है dv/dx। ये मतलब यूज़ हो जाता है काफ़ी क्वेश्चंस में, PYQs में भी हो जाएंगे। हम अगले वीडियोस में PYQs डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगी PYQs से, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस मॉड्यूल से, है ना? तो हम क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? x is equal to a sin omega t, find v and a। so v क्या है? dx by x को अगर हम टाइम के a तो कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो ओमेगा a cos ओमेगा टी, तो एक्सेलरेशन होगा dv/dt। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है अभी। ओके, w तो कांस्टेंट ही है, cos का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा,
तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन आर, ये आप याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे वेव्स में, यही फॉर्मूलेज है। अगर हम इसको देखें तो ये एक्स ही है ना, यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको करते हैं। v is equal to x square plus 2x plus 3. Now find acceleration at x is equal to 0. तो अभी हम क्या जानते थे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन dv by dt। हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, पर यहाँ पे टाइम का कंपोनेंट ही नहीं है, यहाँ पे तो पोजीशन के रेस्पेक्ट में कंपोनेंट है। तो इसीलिए हमने वो फॉर्मूला भी डिराइव किया था dv by dx। तो वेलोसिटी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 2 है ना। अभी उन्होंने क्या बोला है, एट x इज इक्वल टू 0, अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 0 प्लस 3 और 0 प्लस 2, तो ये क्या होगा 3 इंटू 2 जो होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे जो हम निकाल रहे थे ये सब वेक्टर्स थे, यहाँ पे जो भी हमने निकाला ये सारे क्वेश्चंस में, तो ये सब वेक्टर्स थे। पर इन दोनों क्वेश्चन में हमने जो निकाला है ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड और वेक्टर में बहुत अंतर होता है ना। तो ये वेक्टर नहीं है, ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, जो उस एक्सेलरेशन का वैल्यू है, वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये नहीं पता है हमें। ओके, तो ये आपको याद रखना है जब भी आप करते हैं। तो एक छोटा सा ये दे देते हैं आपको। ओके, ये हमारा हो गया पोजीशन, ये हो गया हमारा वेलोसिटी, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अगर हमें पोजीशन से वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, हम क्या करते हैं, dx by dt जो होगा हमारा स्लोप, v से अगर हमें वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना तो dv by dt जो भी है एक स्लोप। अगर हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो हम इंटीग्रेट करते हैं वही इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक, और वेलोसिटी से पोजीशन निकालना तब भी हम इंटीग्रेट कर रहे थे v dt t1 एंड t2। ये याद रखना है आपको भूल नहीं जाना है ये। ओके, ये कहाँ से आया ये मैं बता देती हूँ कहाँ से आया है। हमें पता है व्हाट इज एक्सेलरेशन dv by dt, मैं एक के लिए बता दूंगी, आप सबके लिए समझ जाओगे। ओके, तो इसमें आप dv को रखो एक साइड पे और बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a dt हो गया है ना। अभी आप इंटीग्रेट कर दो dv को 0 to v और dt को t1 से t2, तो dv का इंटीग्रेशन, तो इसको 0 मत लो, u ले लो, बस 0 मत लो, पता नहीं कि हमेशा 0 होगा नहीं होगा, तो u v और फिर a dt ऐसे ही रहेगा। ओके, सो अब ये क्या है, डेल्टा v इज इक्वल टू v माइनस यू इज इक्वल टू a dt t1 से t2 से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना। ये था इसका प्रूफ जो यहाँ पे हमने लिखा है। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है a इज इक्वल टू टी स्क्वायर एट t इज इक्वल टू 0, particle was at rest at x is equal to 0। ओके, अभी हमें क्या दिया गया, हमें एक्सेलरेशन दिया है जो है टी स्क्वायर। ओके, अभी हमें पोजीशन निकालनी है, एक्स भी 0 दे दिया है हमें, मतलब कि ये बोला गया है कि स्टार्टिंग में जो पोजीशन था पार्टिकल का वो 0 था,
ओके, तो अभी हम इंटीग्रेट करेंगे, है ना। dv का इंटीग्रेशन a dt जो होगा t स्क्वायर dt इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 प्लस c, v आ गया हमारे पास, है ना। तो एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 0, ये अंडरस्टूड है क्वेश्चन से कि v भी 0 ही होगा एट t इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, है ना। तो x क्या होगा अभी, v dt t क्यूब बाई 3 dt t to the power 4 divided by 12 plus c. Now at t is equal to 0, x is equal to 0, है ना। तो 0 is equal to 0 plus c, यहाँ से भी c 0 ही आ गया, c यूजुअली 0 आता है, पर आप देख लीजिए एक बार चेक करके कि 0 आ रहा है कि नहीं। तो हमारे पास पोजीशन का अभी हमारे पास आ गया है वैल्यू, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए था कि पोजीशन फाइंड आउट करना, हमारा मेन इंटेंशन पोजीशन फाइंड आउट करना था। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये है a इज इक्वल टू 3t प्लस 5 एंड एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, x इज इक्वल टू 5 मीटर्स। कुछ दे दिया है, आप भी समझ लिया। आप यहाँ पे पोजीशन फाइंड आउट करना है, फाइंड द पोजीशन, t के टर्म्स में ही आएगा वो, है ना। हाँ, अभी हम पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। a dt 3t प्लस 5 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5t प्लस c, है ना। यहाँ पे दे दिया है t इज इक्वल टू 0 पे v हमारा 2 मीटर पर सेकेंड है ना। तो t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 2, सो 2 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c हमारा आ गया 2, है ना। तो मैंने वही बोला कि हमेशा 2 नहीं होगा, तो v आ गया हमारा 3t स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5t प्लस 2। ओके, तो dx तो dx का लिमिट्स में देख रही थी, तो x इज इक्वल टू 5 बोला गया ना, तो हम 5 से x तक लेंगे। फाइव लोअर लिमिट होगा और x अपर लिमिट होगा, तो v dt इंटीग्रेट कर देंगे। v क्या है 3t स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5t प्लस 2 इंटीग्रेशन dt, ए टी क्यूब बाई 3 कट जाएगा, 3t क्यूब बाई 2 हो जाएगा ये, प्लस 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t, ये आ गया x बाई 5, ये समझ गया ना, x है 5 और x, तो x इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 2 प्लस 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t प्लस 5, ये आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। हाँ, प्लस c भी होगा यहाँ पर हमने c निकाल दिया क्योंकि हमने ऑलरेडी 5 to x ले लिया यहाँ पे। अगर आपको c रखना है तो आप x1 x2 लेंगे, फिर आप माइनस करेंगे और फिर c का वैल्यू, अगर हम 5 पुट करेंगे उसमें तो c का वैल्यू 5 आएगा, तो हमने ऐसे ही कर दिया। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हम देख लेते हैं क्या क्या सीखा हमने आज। तो एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मीटर पर सेकेंड है, तो इससे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यूनिट आ जाता है। मैंने लिख दिया ताकि आपको याद रहे, है ना। और प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए आपको। आप नोट्स नहीं बनाएंगे
आपको फिर आप खोलोगे बुक को अपना कुछ 3-4 महीने बाद जब आपको पढ़ना होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा जो आपने लिखा है। तो इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाइए। जो नोट्स है मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि खुद से नोट्स बनाइए। जब आप खुद से नोट्स बनाते हैं आपको पता रहता है कि आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्योंकि वो आपके नोट्स हैं। ओके, क्योंकि मैं भी अपने टाइम पे खुद ही नोट्स बनाती थी, मैं किसी के और के नोट्स से नहीं पढ़ पाती थी मैं। तो यह तो हम एवरेज एक्सेलरेशन पे आते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। टाइम भी फाइनल माइनस इनिशियल, और डायरेक्शन जो भी होता है वो चेंज इन वेलोसिटी के हिसाब से होता है। यह मैंने डायग्राम से भी समझा दिया है। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो ये फॉर्मूला है, वही लिमिट हम जो डेल्टा टी है, जो चेंज इन टाइम है, उसको हम 0 कर देते हैं ताकि उस इंस्टेंट पे हमको एक्सेलरेशन मिल जाए कि क्या है। तो बेसिक डिफरेंशिएशन ही होता है, हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए। हमने जो एग्जांपल भी किए थे सिंपल डिफरेंशिएशन के लिए। जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है वेलोसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन आप एक फोर्स की तरह समझिए। अगर आप सीधे चल रहे हैं और आपको पीछे से कोई धक्का दे तो आप आगे जाएंगे, क्योंकि आपको एक पुश मिल रहा है उसी डायरेक्शन में, और जो आपका स्पीड है वो इंक्रीज होगा। तो एक्सेलरेशन भी जब पॉजिटिव होता है, यानी कि पुश, अगर वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन, एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन, वही मैंने नीचे भी लिखा, अगर वेलोसिटी एक डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो पुश है उसी डायरेक्शन में मिल रहा है। और अगर आप सामने चल रहे हैं और आपको सामने से कोई धक्का दे दे तो आप पीछे जाएंगे और वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जो फोर्स है वो पीछे की तरफ लग रहा है। जो पीछे की तरफ लग रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ओके, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहीं दिख जाए कि डी एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब यही है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसको डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। और हाँ, ये तो हमने देख लिया था कि जब एंगल 180 या 0 होता है तब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, पर अगर 180 जो एंगल है वो 0 या 180 नहीं है, उसके अलावा कोई एंगल है, तो एक पैराबोलिक पाथ पकड़ता है। ये हम नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे, जो 2D मोशन है उसमें पढ़ेंगे। पर फिलहाल हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन पे फोकस करते हैं, है ना। तो जब स्ट्रेट लाइन पे फोकस कर रहे हैं तो 0 या 180 डिग्री होना चाहिए, तब एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, रेक्टिलिनियर मोशन। सो हमने 3 फॉर्मूले देखे। अगर पोजीशन वेक्टर दिया गया है तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, और अगर वेलोसिटी दिए गए तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करके। हम एक्सेलरेशन पोजीशन वेक्टर से भी निकाल सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन करके। ओके, हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जहाँ पे सिंपल डिफरेंशिएशन लग रहा था। हमने नॉन पैरेलल वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स में देखा क्या होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। और ये क्वेश्चन करा लिया मैंने, पर इसको हम फिर से प्रूव करेंगे वेव्स के चैप्टर में। वेव्स और ऑसिलेशंस वो चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे सबको। और ये भी एक क्वेश्चन था जिसमें सिंपल डिफरेंशिएशन था और फिर वैल्यू पुटिंग था। ये एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, इसको आप याद कर लीजिए। कैसे हम पोजीशन से वेलोसिटी जा सकते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से पोजीशन। अगर हमें आगे जाना है तो डिफरेंशिएशन, पीछे आना है तो इंटीग्रेशन। हमने प्रूव भी कर लिया था कि क्या है। हमने उस पर 2 क्वेश्चंस कर लिए कि कैसे इंटीग्रेट करना है और कैसे सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सी का वैल्यू फाइंड आउट करते ही हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेसिकली। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं थोड़े से, मतलब PYQ सॉल्व करेंगे, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वही है। ओके, सो keep studying, keep learning.